सर्कुलर हो, मे बी आपका स्ट्रेट पाथ हो, ठीक कुछ भी हो, उस कंडीशन में जो मोशन होगा उसे हम लोग कह रहे हैं कि बेटा ऑसिलेटरी मोशन। इफ ए पार्टिकल ऑसिलेट अबाउट ए पॉइंट टू एंड फ्रो एंड रिपीट देयर पाथ आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल, देन मोशन इज कॉल्ड क्या, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक, तो ये कंडीशन होता है बेटा ऑसिलेटरी। और थर्ड टाइम हम लोग पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM जिसे कहते हैं। तो जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं तो बोला जाता है इफ ऑब्जेक्ट, ठीक, move to and fro on a straight path and repeats their path after a fixed time interval, then motion is called SHM, simple harmonic motion उसे कह लेंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें बेटा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कौन से किस टाइप के आपके मोशन होंगे पार्टिकल में, कब हम लोग ऑसिलेटरी कहेंगे, कब आपको SHM कहेंगे, क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपको डिस्कस करना है। तो चैप्टर डालिए, ठीक, चैप्टर का नाम लिखिए बेटा ऑसिलेशंस या ऑसिलेटरी मोशन कह ले, ऑसिलेशंस अभी डालिए। इसमें पहला सब हेडिंग है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक क्या बोलेंगे उसे, मोशन कहेंगे। देखो पीरियोडिक मोशन में आपको अभी समझाया गया बेटा, इफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक, रिपीट्स देयर पाथ आफ्टर ए फिक्स्ड टाइम इंटरवल, देन मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक में केवल टाइम आपका सेम होना चाहिए बेटा, सेम टाइम इंटरवल में अगर वो पाथ को रिपीट कर रहा है, पाथ चाहे सर्कुलर हो, सेमी सर्कुलर हो, स्ट्रेट पाथ हो, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक, पाथ है नहीं, कुछ भी हो सकता है, बट वो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अगर पाथ को रिपीट करता है तो उसी को टर्म देंगे हम लोग कौन सा, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। क्या नाम देंगे उसे, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो लिखिएगा, लिखिएगा पीरियोडिक मोशन, पहला हेडिंग है आपका बेटा पीरियोडिक मोशन। लिखिएगा इफ any object or particle, if any object or particle repeats their motion, if any object or particles repeats their motion, repeats their motion after a fixed time interval, 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 then motion of the object, then motion of the object will be called periodic motion. Motion of the object is called periodic motion, periodic motion। यानी कि पीरियोडिक मोशन के लिए टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, टी की वैल्यू कांस्टेंट। और हम लोग जानते हैं कि बेटा टी, आपने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन पढ़ा हुआ है, n = 1/t पढ़ा है ना। तो अगर आपका टी की वैल्यू कांस्टेंट है तो n की वैल्यू भी क्या आएगा, n = 1/t होता है, तो इसकी वैल्यू भी एक कांस्टेंट फैक्टर ही मिलेगा। यानी कि एक यूनिट टाइम इंटरवल में जो नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट करेगा वो ऑलवेज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो पीरियोडिक मोशन के लिए, फॉर पीरियोडिक मोशन ऐसे कह सकते हो आप, एक शॉर्ट स्टेटमेंट कह सकते हो फॉर पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, अगर ऑब्जेक्ट पीरियोडिक मोशन कर रहा है तो टी एंड एन बोथ आर क्या, कंजर्व, यानी कांस्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू चेंजेस आपकी नहीं होंगे, जो भी रहेगा टाइम पीरियड और जो आपका ऐसा क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी बोथ आर क्या, कांस्टेंट रहेगा, तो उसी को हम लोग टर्म देते हैं कौन सा, पीरियोडिक मोशन। लाइक जैसे हम लोग कहते हैं बेटा जो सन है, सन के सराउंडिंग अर्थ क्या करता है, रिवॉल्व करता है, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद एक साइकिल क्या करता है, कंप्लीट करता है। इसी तरह से अर्थ अपने एक्सिस पे क्या करता है, जो रोटेट होता है एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपना एक साइकिल क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। अगर आपका वोल्टेज फ्लैक्चुएट नहीं कर रहा है और फैन आपका परफेक्ट है, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो भी एक निश्चित टाइम के बाद एक साइकिल क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। आपने घड़ी पहन रखती हैं, ठीक, तो उसमें जो आपके डिफरेंट क्या, अच्छा क्वेश्चन बता दो, घड़ी पहनी है जी, निकालो जरा, अब तो घड़ी पहनना ही बंद हो गया लगभग, है ना जी। ठीक, चलो घड़ी है इनका, ठीक। अब इसमें देखो तीन आपके क्या होते हैं, नीडल्स होते हैं, सुइयाँ होती है, सेकेंड, मिनट एंड क्या, आवर्स की।
जो ब्रेस्ट वॉच है इसमें 3 आपके क्या है सुइयाँ होती हैं, 1 सेकंड होगा, 1 मिनट होगा, बहुत छोटा इसलिए दिख नहीं रहा है, और एक क्या होगा आपका आवर का होगा। चलिए पहला क्वेश्चन, आप खड़े हो जाइए, या जिनका घड़ी है यही पहला बता दे, खड़े हो। आप बता दो देवी जी कि यहाँ पे जो सेकंड वाली क्या है निडल है उसका टाइम पीरियड क्या होगा? उसका टाइम पीरियड कितना होता है? यहाँ 3 सुइयाँ है ना, मतलब 1 सेकंड कितना कंप्लीट होगा? नहीं नहीं, टाइम पीरियड का मतलब एक साइकिल, एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाता है, उसे टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड होता है एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम टेकन होता है उसे हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। हैं? 12 घंटा लगाता है, पक्का? घड़ी देख लेती हो? कह रही देख लेते हैं। जी, खड़े हो जाइए। इन्होंने सही बताया, आपने भी घड़ी पहन रखी है। जैसे जो नहीं पहने उनसे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, जो पहनते एटलीस्ट उन्हें तो पता होना चाहिए। हाँ जी, हाँ 60 मिनट में सेकंड वाली एक चक्कर लगाती है। जी, आप सहमत हैं इन दोनों लोगों से? इन्होंने 12 घंटा कहा, इन्होंने 60 मिनट कहा, मतलब 1 घंटा। खड़े जाओ आप। कितने टाइम में, जल्दी बता बेटा, टाइम कम है यार। हाँ 60 मिनट। जी, कितने मिनट, कितने टाइम में एक साइकिल कंप्लीट करता है? 60 मिनट में। आप 60 मिनट में। सेकंड वाला पूछ रहे हैं आप, ये तो 60 बता रहे, सही है क्या? अपना बताओ कितने मिनट में कंप्लीट करता है या कितने समय में करता है? जी 60 सेकंड में करता है। आप? हाँ बेटा इसमें 3 सुइयां आपके यहाँ हैं, 1 सेकंड वाली है, 1 मिनट वाली है और 1 घंटे वाली है। जो सेकंड वाली होती है एक चक्कर 60 सेकंड में पूरा करती है, तो उसका टाइम पीरियड कितना बोलोगे आप? 60 सेकंड, नॉट 60 मिनट। ठीक, जो मिनट वाली है वो एक साइकिल 60 मिनट में पूरा करता है, यानी कि 1 घंटा आप कह सकते हो या 60 मिनट कह लीजिए। और जो आवर वाली है वो 12 घंटे में एक साइकिल पूरी करती है, तो उसका टाइम पीरियड 12 आवर हो गया। ठीक है जी, तो 12 सेकेंड ही बता दी थी। तो सर सेकंड में 12 घंटा बताए। हाँ तो 12 घंटे की तो हम बोल रहे तो हैं। जैसे एक साइकिल 12 घंटा ही तो होगा। एक साइकिल बेटा सेकंड वाली गिन कितने समय में पूरा कर दी? 12 घंटे में। 60 सेकंड में। तो 60 सेकंड में 12 घंटा होता है। नहीं सर, तो पूरा साइकिल पूछे सर, तो हम पूरी साइकिल तो बोल रहे हैं, एक साइकिल पूरा करने में कितना समय लगता है उसको सेकंड वाले को? 60 सेकंड लगता है बस सर। इतना ही तो बताना था, तो 12 घंटा बता डाली। सर मुझे लगा पकड़ो। हाँ, सेकंड वाली जो होती है वो 60 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है, और मिनट वाली 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है, घंटे वाली 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। तीनों का अलग अलग है। ठीक, समझे? वो तो जान लेते हैं कि गलत बता देते हैं हम लोग। हाँ, यही तो गड़बड़ है, हम लोग जानते बहुत कुछ हैं लेकिन वक्त पे वो जानकारी क्या यूज नहीं करते हैं। हो गया बेटा? तो इसे कहते हैं हम लोग क्या क्या पीरियोडिक मोशन। क्या कहेंगे उससे बेटा? पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल कर लो, लाइक मोशन ऑफ अर्थ अबाउट ओन एक्सिस, मोशन ऑफ अर्थ अबाउट ओन एक्सिस, मोशन ऑफ अर्थ अबाउट ओन एक्सिस, comma मोशन ऑफ अर्थ अबाउट ओन एक्सिस, कमा सेकंड करिएगा। मोशन ऑफ अर्थ अबाउट क्या लिखा बेटा? ओन एक्सिस, अपने एक्सिस पे। क्या मोशन ऑफ अर्थ अबाउट सन, अबाउट सन ETC कर लीजिए। हो गया? ये पॉइंट ऐसे कर लेना बेटा। ये लिखा है कि नहीं? पीरियोडिक मोशन T इक्वल टू कांस्टेंट, सो यानी इक्वल टू अल्फा कांस्टेंट। T और N की वैल्यू जो रहेगी किसी भी पीरियोडिक मोशन के लिए वो दोनों क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए ऑसिलेटरी मोशन।
कितने दिन बाद आगमन हो रहा है साहब? बाहर चले गए थे? अरे यहीं रहा करिए, तो बन जाइएगा तो बाहर जाइएगा। ठीक, लिखिए ऑसिलेटरी मोशन। देखो यहाँ पे आपको समझा गया बेटा, अगर आपका टू एंड फ्रो, यही पैसे बना लो बेटा। देखो जब हम लोग पीरियाडिक मोशन करते हैं ना, तो पीरियाडिक में चाहे वो सर्कुलर पाथ में मोशन हो, सेमी सर्कुलर पाथ में मोशन हो, या स्ट्रेट पाथ पे मोशन हो। स्ट्रेट पाथ पे टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, ये तीनों ही कंडीशन हमारा जो होता है ये पीरियाडिक मोशन का एग्जाम्पल होगा। अगर तीनों के लिए टी की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। मतलब जितने टाइम में एक चक्कर लगाया उतने टाइम में दूसरा चक्कर लगाया, ये जितने टाइम में एक सेमी साइकिल पूरा किया उतने टाइम में अगेन फिर पूरा करें, रिपीट करें। ये जैसे ये एक सेकंड से क्या करा, एक साइकिल पूरा करा उतने टाइम में। मतलब टी की वैल्यू अगर तीनों के लिए हमारा कैसा है, ठीक, उस पर्टिकुलर के लिए कांस्टेंट है, यानी कि तीनों के लिए बराबर ना, इसके लिए अपना जो भी होगा वो रहे, इसके लिए अपना जो है, इसके लिए जो भी है, मतलब वो उस पर्टिकुलर केस के लिए क्या है, कांस्टेंट है। तो उसे हम लोग कह लेंगे कैसा होगा वो, ऑसिलेट, ऐसा है पीरियोडिक मोशन होगा। क्या होगा वो? पीरियोडिक मोशन होगा बेटा। तो इसी को हम लोग टर्म देंगे कौन सा मोशन? पीरियोडिक मोशन कह लेंगे। ठीक, दूसरा हम लोग लिखेंगे बेटा, ऐसे चाहे डायग्राम बना लीजिए, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, अब इसमें लिखना था हम लोग को, वहाँ डायग्राम बना लो बेटा छोटे से, जिससे याद रहे। मतलब पीरियोडिक में कुछ भी आपका हो सकता है। हो गया ऑसिलेटरी मोशन। लिखिएगा, इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो, if any object move to and fro about a fixed point, and repeats their path after a certain time interval, then motion of the object is called, क्या कहलाएगा? oscillatory motion. Then motion of the object is called oscillatory motion. Motion of the object is called oscillatory motion. Motion of the object is called oscillatory motion. अब ऑसिलेटरी मोशन होने के लिए बेटा टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे चाहे जैसा भी हो, ठीक, बस केवल एक फैक्टर था कि टाइम कांस्टेंट हो रहा है, फिक्स टाइम के बाद ये रिपीट करे, तो पीरियोडिक हम लोगों ने कह लिया। अब ऑसिलेटरी के लिए कंडीशन क्या हो गया? टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए, एक पॉइंट की इधर उधर मोशन हो। अब इधर उधर मोशन के लिए या तो बेटा सेमी सर्कुलर पाथ पे मूव कर सकता है, ये किस पे? सेमी सर्कुलर पाथ पे आपका इस पॉइंट के इधर उधर मोशन करे, ठीक, या तो दूसरा कह सकते हैं हम लोग स्ट्रेट पाथ पे एक पॉइंट के इधर उधर मोशन करें। अगर यहाँ भी टी की वैल्यू हमारी क्या है? कांस्टेंट है। टी की वैल्यू दोनों केसेस में अगर हमारा कैसा है? कांस्टेंट है, तो मोशन जो होगा वो कहलाएगा हमारा क्या? ऑसिलेटरी मोशन। ठीक, ये क्या हो जाएगा? ऑसिलेटरी मोशन। इससे देखो एक चीज मिलता है कि ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर आल्सो एग्जांपल ऑफ क्या? पीरियोडिक मोशन। तो ये ऑसिलेटरी जो है वो भी किसके एग्जांपल में आ रहे हैं? पीरियोडिक में। तो जो ऑसिलेटरी मोशन है वो भी पीरियोडिक कहलाएंगे, जो पीरियोडिक है ऑलरेडी वो कहलाएंगे ही। ठीक, तो ऐसे बना लीजिए। और तीसरा हम लोग लिखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसी को शॉर्ट में हम लोग SHM कह लेते हैं बेटा। अभी शॉर्ट में लिखेंगे, फिर डिटेलिंग आगे करा जाएगा।
या तो एक चीज़ थोड़ा सा रुक जाइएगा अभी। SHM से पहले कुछ इसके पॉइंट्स लिख लीजिए, तब उसके बाद SHM कराते हैं। अब इसको रोके रहिए बेटा, बना लीजिए। बन गया? एक कभी कभी बनता है बेटा, क्या क्या प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑसिलेटरी मोशन का, ठीक है। जो आपने लिखा है अभी पॉइंट्स आपके वही हैं, बस थोड़ा सा सिस्टमेटिक से लिख लीजिए। लिखिएगा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, तब उसके बाद SHM लिखिएगा। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ oscillatory motion, important characteristics of oscillatory motion. Important characteristics of oscillatory motion. लिखिए पहला, if a particle is in stable equilibrium, पहला पॉइंट करना, if a particle is in stable equilibrium is disturbed, मतलब अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसे डिस्टर्ब कर दिया जाए, is disturbed, then it has tendency to return to the equilibrium position, हो गया। and this tendency is exhibited exhibited as oscillatory motion. This tendency is exhibited as oscillatory motion. हो गया, एग्जिबिटेड एज ऑसिलेटरी मोशन, ठीक। दूसरा लिखिएगा, द फोर्स ऑन ए बॉडी, सेकेंड पॉइंट, द फोर्स ऑन ए बॉडी act towards the mean position, that is force is always opposes the displacement vector of the particle, with respect to मीन पोजीशन। अब जरा सुनना बेटा, इसी को कहते हैं हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक। क्या कहेंगे उसी को हम लोग? रीस्टोरिंग फोर्स। देखो कैसे, जैसे आप समझ लो, मान लो एक कोई बॉल है ना, हम लोग ने एक स्ट्रिंग से बेटा इसको कनेक्ट करके पहले सस्पेंड कर लिया, ठीक। पहले क्या किया आपने? सस्पेंड किया। अगर इसको मीन पोजीशन से आप डिस्प्लेस करोगे, मीन पोजीशन सपोज दैट आपने डिस्प्लेस किया इस पोजीशन तक, ठीक। एंगल कितना है? थीटा। तो इस केस में वेट किधर काम करेगा इसका? mg ऑलवेज टुवर्ड्स डाउनवर्ड, mg का जो डायरेक्शन होगा ऑलवेज टुवर्ड्स क्या होगा? डाउनवर्ड। ये एंगल थीटा है बेटा। अगर इस स्ट्रिंग में टेंशन टी सपोज दैट डेवलप हो रहा है, कितना हो रहा है? टेंशन टी अगर डेवलप हो रहा है तो इसके दो कंपोनेंट हम तोड़ेंगे, टी के करस्पॉन्डिंग जो आपका होगा, एक इधर की तरफ mg का कंपोनेंट, दूसरा इधर की तरफ। बेटा ये थीटा है और ये डाउनवर्ड आपका है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल भी कितना होगा? थीटा।
थीटा के साइड का कंपोनेंट क्या होता है? कॉस। इधर वाला कंपोनेंट आएगा बेटा एम जी कॉस थीटा। ये एम जी कॉस थीटा इस स्ट्रिंग में टेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जो उसमें तनाव उत्पन्न होगा, ठीक। और जो एम जी साइन थीटा है, कौन सा बेटा? एम जी साइन थीटा, देखो किधर की तरफ लग रहा है वो? सेंटर की तरफ, यानी नीचे की तरफ। तो सेंटर की तरफ लग रहा है, यानी कि उसको, उस ऑब्जेक्ट को या पार्टिकल को वो टूवर्ड सेंटर शिफ्ट कराएगा, ठीक। इसी फोर्स को हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे, यानी किसी बॉडी पे लगने वाला दैट फोर्स व्हिच हैविंग टेंडेंसी टू शिफ्ट टुवर्ड्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। आपने प्रत्यानयन बल शायद सुना होगा, ठीक। सुना है? नहीं सुना? सुना जी, ठीक। उसी को हिंदी में प्रत्यानयन बल शायद बोलते हैं, है ना, ठीक। तो कंडीशन आपका होता है, यानी जो उसको अपनी मीन पोजीशन पे ले जाने की क्या टेंडेंसी रखे, उसे को हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। तो यहाँ पे अगर कहा जाए रिस्टोरिंग फोर्स जो आपका होगा, रिस्टोरिंग फोर्स एफ की वैल्यू जो होगा, ये वैल्यू आपका बेटा क्या होगा? एम जी साइन थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एम जी साइन थीटा। ये जैसे जैसे इधर आएगा थीटा की वैल्यू रिड्यूस करेगा, तो क्या रिस्टोरिंग फोर्स घटता जाएगा, और जब यहाँ पहुँच जाएगा तो थीटा जीरो, तो या रिस्टोरिंग फोर्स भी जीरो हो जाएगा। मतलब मीन पोजीशन पे आने पे तो जो उस पर रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है बेटा ना, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, यानी कि उस केस में आपका वहाँ पे वो फिर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, मतलब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाएगी। तो क्या लिख रहे हैं बेटा? विथ रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन हो गया। तो जैसे जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट, देखो अब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट के टर्म में बोलेंगे, इस मीन पोजीशन से जैसे जैसे दूर ले जाएंगे बेटा, थीटा बढ़ेगा ना, थीटा बढ़ेगा तो एम जी साइन थीटा में क्या करेगा? बढ़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ाओगे तो एंगल बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा, ठीक। तो जितना मीन पोजीशन से ज़्यादा आप डिस्प्लेस करोगे, आपका उस पर रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू उतनी ही लार्ज आपकी होगी, ठीक। तो ऐसे छोटा सा डायग्राम वहीं बना लो बेटा, याद रहेगा। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखना बेटा, ड्यूरिंग ऑसिलेटरी मोशन, energy is also conserved. During oscillatory motion, energy is also conserved. During oscillatory motion, energy is also conserved. Okay. If energy is not conserved, अगर आपका कंजर्व नहीं होगा तो वो, if energy is not conserved, then the particle will not be able to, repeat the parameters of the motion, not repeats the parameters of the motion, तो मोशन के पैरामीटर को वो क्या नहीं करेगा? रिपीट नहीं करेगा, नॉट रिपीट द पैरामीटर्स ऑफ द मोशन, ठीक। आगे लिखिएगा, अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग कह सकते हैं बेटा, जितना अभी जो डायग्राम हमने पीछे बनाया था, जितना भी आपका ऑसिलेटरी मोशन है वो सारे पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल हैं,
बट ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी मोशन, कह सकते हैं ना। तो ऐसे एरो लॉ की पॉइंट बनाओ, लिखिएगा ऑल ऑसिलेटरी मोशन, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस, all oscillatory motions are examples are all oscillatory motions are examples of periodic motion. All oscillatory motions are examples of periodic motion, but all periodic motions are not examples of oscillatory motion. But all periodic motions are not examples of oscillatory motion. हो गया। चलिए आगे लिखेंगे बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, बात कर रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन, शॉर्ट में क्या लिखते हैं बेटा, एसएचएम। यहाँ पे हम लोग किसी पार्टिकल के मोशन को एसएचएम तभी कहेंगे बेटा जब तक वो पार्टिकल जो है एक स्ट्रेट पाथ पे मूव करे। कहाँ पे, स्ट्रेट पाथ पे अगर मोशन हो रहा है तो उस और क्या टू एंड फ्रो हो, मतलब अपने पाथ को बार बार वो रिपीट करे, तो उसे हम लोग कह लेंगे फिर क्या, एसएचएम कहते हैं। लिखिएगा, देखिए इन एसएचएम particle will oscillate to and fro, particle will oscillate to and fro, particle will oscillate to and fro on a straight path, on a straight path, move to and fro on a क्या, स्ट्रेट पाथ। पार्टिकल जो होता है टू एंड फ्रो मोशन करेगा किस पे, ऑन ए स्ट्रेट पाथ। अगर पार्टिकल का मोशन टू एंड फ्रो हो रहा है और स्ट्रेट पाथ, तो उसी को हम लोग कह लेते हैं कौन सा मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। क्या बोलेंगे उसे, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। अब सिंपल हार्मोनिक होने के लिए कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट पाथ पे मोशन होना चाहिए। अब कंडीशन क्या होता है, स्पेशली यहाँ पे जो होता है एक हम लोग कहते हैं, इसी को डिवाइड कर लेते हैं लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम में। जब एंगुलर एसएचएम हम लोग लेते हैं ना बेटा, तो उस केस में जैसे मान लो यही है, अगर कोई भी आपका पेंडुलम है, ये वेरी लार्ज किस पे, तो अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आप देखोगे तो लबा लबा कैसा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है ना। तो मेन पोजीशन के क्लोज जो आपका यहाँ पे मूवमेंट आपका होगा टू एंड फ्रो, ये नियरली स्ट्रेट पाथ है, तब तक हम लोग कह लेते हैं इस पार्टिकल का मोशन क्या हो गया, एसएचएम होगा। ठीक, तो ये कंडीशन आपका होता है, उसी को हम लोग एंगुलर एसएचएम कह लेते हैं। और अगर कोई पार्टिकल सीधा सीधा मूव कर रहा है तो उसे हम लोग लीनियर एसएचएम कह लेते हैं। तो इसके बेस पर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं कि एंगुलर एसएचएम, दूसरा कह लेंगे क्या, लीनियर एसएचएम में बांट लेते हैं, एंगुलर एसएचएम एंड लीनियर। और दोनों ही केसेस में हमारा रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, चाहे वो एंगुलर हो चाहे क्या हो, लीनियर हो। तो क्या रीस्टोरिंग फोर्स बताना पड़ेगा या समझ गए हैं। चलिए तो लिखिएगा टाइप्स ऑफ एसएचएम, टाइप्स ऑफ एसएचएम। लिखना लीनियर एसएचएम, टाइप ऑफ एसएचएम में लिखिएगा बेटा लीनियर एसएचएम, लीनियर एसएचएम। देखिएगा when a particle moves to and fro, when a particle moves to and fro or up and down,
ऐसे अगर ऊपर नीचे कोई ऑसिलेट हो रहा है तो अप एंड डाउन कहेंगे। टू एंड फ्रो आर अप एंड डाउन अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट along a straight line, about a fixed point along a straight line, along a straight line, then its motion is called linear SHM. Its motion is called linear SHM. Linear SHM. एग्जाम्पल कर लीजिएगा, लाइक मोशन ऑफ ब्लॉक कनेक्टेड टू स्प्रिंग, लाइक मोशन ऑफ ब्लॉक, एग्जाम्पल में हो जाएगा बेटा, मोशन ऑफ ब्लॉक कनेक्टेड टू स्प्रिंग। किसी स्प्रिंग से किसी ऑब्जेक्ट को, ब्लॉक को कनेक्ट करके और उसको क्या किया जाए, मूव कराया जाए, तो उसके मोशन को हम लोग कह देंगे क्या, कौन सा कहोगे, लीनियर सिस्टम कहेंगे। जैसे ले लो हमारा ये ब्लॉक है बेटा, ठीक, इस ब्लॉक को अगर इस मीन पोजीशन से, इस मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में, अगर इस मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में टू एंड फ्रो मूव कराया जाए, इस मीन पोजीशन के करस्पॉन्डिंग क्या किया, इधर इधर पुल करोगे तो इधर आना चाहेगा, इधर प्रेस करेंगे तो क्या करेगा, एक्सपेंड करना चाहेगा। तो जो मूवमेंट आपका होगा इधर टू एंड फ्रो मीन पोजीशन के करस्पॉन्डिंग, तो उसी को हम लोग कह लेंगे क्या, लीनियर एसएचएम। किसका हो गया, लीनियर एसएचएम। यानी कि जब स्प्रिंग को आप कंप्रेस करोगे तो ये एक्सपेंड करना चाहेगा, स्प्रिंग को एक्सपेंड करोगे तो कंप्रेस करना चाहेगा। मतलब अगर उसकी ओरिजिनल लेंथ जो भी है वहाँ से आप डिस्प्लेस करोगे तो हमेशा वो मीन पोजीशन की तरफ शिफ्ट होगा। किधर शिफ्ट होगा बेटा, मीन पोजीशन की तरफ वो शिफ्ट होगा, ठीक। तो इसी को हम लोग कह लेते हैं बेटा लीनियर एसएचएम। क्या बोलेंगे, लीनियर एसएचएम कहेंगे, ठीक। तो ऐसे डायग्राम दिखा दो जिससे याद रहे। सपोज दैट इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, मास ऑफ ब्लॉक आपका कितना है, एम है, ठीक। अभी जब आगे फार्मूला हम लोग लिखेंगे टी इक्वल टू 2π√m/k आएगा। टी इक्वल टू कितना, 2π√m/k। इंपॉर्टेंट है, को पूछे जाते हैं बेटा। हो गया। दूसरा लिखिएगा एंगुलर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम। देखिए, when a system oscillates angularly, मतलब किसी एंगल पे, when a system oscillates angularly with respect to a fixed axis, with respect to a fixed axis, then the motion is called angular SHM, एंगुलर एसएचएम। एग्जाम्पल लिखिएगा, मोशन ऑफ ए बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ ए बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम।
necessary condition to execute SHM, necessary condition to execute execute SHM, necessary condition to execute SHM. SHM करने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन होना चाहिए बेटा? पहला, पार्टिकल चाहे जैसे भी हो, ठीक, वो क्या उसका टाइम इंटरवल, टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए। SHM करेगा बेटा तब भी फिक्स टाइम के बाद रिपीट करेगा, तभी क्या करेगा वो SHM कहलाएगा, ठीक। तो जो हमारा पीरियोडिक मोशन हम लोगों ने कहा था, तो मस्ट भी पीरियोडिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पीरियोडिक होना, यानी टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, मोशन ऑफ पार्टिकल शुड बी पीरियोडिक, motion of particles should be periodic oscillatory, periodic oscillatory, motion of particles should be periodic oscillatory. दूसरा, total mechanical energy of particle, total mechanical energy of particle, total mechanical energy of particle should be conserved, total mechanical energy of particle should be conserved, that is काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। अब जरा सुनना बेटा, दोनों से समझा लेते हैं। जब इसे मीन पोजीशन से इधर ले जाओगे तो आपको फोर्स के, चूंकि ये तो अपना F इक्वल टू आपने पढ़ा होगा kx, F इक्वल टू माइनस कितना kx, जो रिस्टोरिंग फोर्स इस पे डेवलप होगा F इक्वल टू कितना होगा? माइनस kx के बराबर होगा। तो ये हमारा रिस्टोर करेगा, यानी क्या करेगा? ये रिस्टोरिंग फोर्स से काम करेगा। हम इसको इधर की तरफ ले जाएंगे तो ये लेफ्ट साइड लगेगा, जब इसे कंप्रेस करोगे तो किधर लगेगा? राइट साइड लगेगा। मतलब इतना फोर्स लग रहा है और उसके अगेंस्ट में आप उसे कंप्रेस या एक्सपेंड करेंगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा। जो वर्क डन करेंगे वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा? स्टोर्ड हो जाएगा। तो जो वर्क डन इसे कंप्रेस या स्ट्रेच करने में हमें वर्क करना पड़ा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगा। आप यहाँ से मान लो इस पोजीशन तक ले आए आप, सपोज दैट यहाँ तक ले आए आप, यहाँ से फ्री करोगे तो ये मूव करेगा स्पीडली, तो जैसे जैसे इधर आएगा स्पीड बढ़ेगी, और जब स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा? बढ़ेगा। तो जब वो मीन पोजीशन पे पहुंचेगा बेटा, यानी स्टीम से मीन की तरफ जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, और जब मीन पे पहुंच जाएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। फिर उल्टा, जब ये इधर से इधर आएगा तो अब फिर से क्या हो रहा है? ये कंप्रेस होगा तो वेलोसिटी घटना शुरू होगा, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी घटनी शुरू होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा? फिर बढ़ना स्टार्ट करेगा। तो यानी काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों का सम ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। एक घटेगा तो उतना ही दूसरा बढ़ेगा, ठीक। जैसे मान लो कुछ आपने रुपए लिए हैं, आप पता कभी इस जेब में रख रहे हो, कभी इसमें रख रहे हो, कभी इसमें, लेकिन है टोटल कितना? वही है, किसी और को नहीं दे रहे, अपने में ही इंटरचेंज कर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ऐसे ही काइनेटिक कन्वर्टर इनटू क्या? पोटेंशियल, पोटेंशियल कन्वर्टर इनटू काइनेटिक। सेम कंडीशन यहाँ पे होता है। मान लो इस पोजीशन पे आपने लिया है, इस पोजीशन पे अगर ये होता, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे ये आपने मूव कराया इस पोजीशन तक, देखो इसकी पोजीशन जो है इतनी हाइट बढ़ी ना भाई, इसके रिस्पेक्ट में हाइट क्या किया? इंक्रीज किया। अगर मास m है पार्टिकल का, तो यहाँ जब पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी, अगर यहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हैं तो यहाँ पे पहुंचने पे mgs के बराबर पोटेंशियल एनर्जी होगी। आप यहाँ से जब फ्री करोगे इसे बेटा, ये यहाँ आएगा तो इसको वेलोसिटी कुछ गेन करेगा ना, तो सपोज दैट यहाँ वेलोसिटी v हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी लोवेस्ट पॉइंट पे क्या आएगा? हाफ mv स्क्वायर होगा। यानी कि मीन पोजीशन पे रहेगा तो पोटेंशियल हाइट जीरो, तो टोटल काइनेटिक के फॉर्म में, स्टीम पे रहेगा तो वेलोसिटी जीरो, तो टोटल पोटेंशियल के फॉर्म में रहेगा। मतलब इन्हीं दोनों के बीच में, मीन और स्टीम के बीच में काइनेटिक और पोटेंशियल आपस में इंटरचेंज होते रहेंगे, ठीक।
एक्सट्रीम पे आप बोलोगे टोटल पोटेंशियल, मीन पे टोटल क्या होगा, काइनेटिक होगा। मीन पोजीशन पे टोटल काइनेटिक एनर्जी, एक्सट्रीम पोजीशन पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी। बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम काइनेटिक एंड पोटेंशियल बोथ आर इंटरचेंज, ठीक। बट टू नेट वैल्यू यानी टोटल वैल्यू विल बी ऑलवेज कंजर्व। जो सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल होगा ऑलवेज क्या रहेगा आपका, कंजर्व रहेगा। वो चाहे आपका लीनियर हो चाहे आपका क्या हो बेटा, एंगुलर हो, दोनों केसेस में। तो पॉइंट क्या लिख रहे थे आप, दैट इज के प्लस पी इक्वल टू कांस्टेंट, लिख लिया ना। अब आगे लिखिएगा, सब हेडिंग बना लो। इन लीनियर एसएचएम, इन लीनियर एसएचएम इन लीनियर एसएचएम आज का टाइम कब तक का दिया गया है बेटा आप लोगों को, हाँ टाइमिंग क्या नाम है, आज डेट क्या है, 2:30 से 4, 4 से 5:30, फिर से चेंज हुआ था क्या शेड्यूल, तो टाइमिंग फिर रिमेंस वही, फिर इसको हाँ बेटा, हाँ बेटा क्या हो गया, चलिए तो ये कंडीशन आपका होता है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बेटा, डिवीजन कर लेते हैं क्या होगा उसमें। देखिएगा पहला बेटा इसका सब पॉइंट कर दिया। फर्स्ट, इन लीनियर एसएचएम, इन लीनियर एसएचएम, जब लीनियर एसएचएम करेगा तो लिखिएगा द रीस्टोरिंग फोर्स, द रीस्टोरिंग फोर्स, अगर लीनियर एसएचएम हो रहा है बेटा तो जो रीस्टोरिंग फोर्स आपका डेवलप होगा, ठीक, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक, एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल should always be proportional to, should always be proportional to displacement of the particle, should always be proportional to displacement of the particle from mean position, from mean position and directed towards the equilibrium condition, and directed towards the equilibrium condition, mean position and directed towards the equilibrium condition, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। मतलब इसको मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हमारा यक्स है, कितना है बेटा, यक्स है। तो उस केस में जो रिस्टोरिंग फोर्स रहेगा एफ, कौन सा फोर्स बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स रहेगा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस हाफ यक्स, ठीक। स्प्रिंग के केस में जब हम लोग लेंगे तो यही हो जाएगा एफ इक्वल टू कितना, माइनस के एक्स। के को कहते हैं हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या बोलेंगे बेटा, अगर हम लोग स्पेशली स्प्रिंग के केस में ले रहे हैं तो, ठीक, तो उसे स्प्रिंग कांस्टेंट कह लेंगे। और अगर नहीं है वैसा कोई अदर कंडीशन है तो वहां पे जो कांस्टेंट फैक्टर रहेगा वो लिया जाएगा, ठीक। तो ये केस आपका हो गया एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। निगेटिव साइन शो करता है कि बेटा जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू तो बढ़ेगी बट डायरेक्शन टुवर्ड्स क्या रहेगा, मीन पोजीशन रहेगा। डायरेक्शन ऑलवेज किधर होगा, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और एफ इक्वल टू एम ए होता है तो एफ की जगह पे हम लोग आर करके लिख सकते हैं बेटा, आर, ये प्रोपोर्शनल टू माइनस हाफ एक्स हो जाएगा। भाई एफ प्रोपोर्शनल टू क्या है, एक्स है, एफ इक्वल टू एम ए होता है, एम तो कांस्टेंट रहेगा, तो ये प्रोपोर्शनल टू आल्सो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ एक्स। यानी एक्सेलेरेशन जो आपका होगा वो भी डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव साइन के प्रोपोर्शनल होगा। इसके मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके नेगेटिव साइन के प्रोपोर्शनल होगा बेटा। दिखा दीजिए,
हो गया। एक्स हो गया डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, और आपका क्या नेगेटिव साइन शो किया या क्या डायरेक्शन जो होगा वो ऑलवेज टूवर्ड्स सेंटर होगा, ठीक है, यानी अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट होगा। हो जाएगा। तो एसएचएम करने के लिए अगर फोर्स के टर्म में बोलोगे तो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, या सिंपली हम लोग एक्सीलरेशन के टर्म में बोलते हैं। एक्सीलरेशन अगर डिस्प्लेसमेंट के क्या है, कैसे नेगेटिव साइन के प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग कहेंगे कि मोशन जो होगा वो एसएचएम होगा। ठीक, नीचे लिख लीजिएगा एरो लगा के नीचे, फॉर एसएचएम एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल हो ऑब्जेक्ट हो जो भी है बेटा, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल for SHM acceleration of the particle must be क्या किसके, देखिएगा acceleration of the particle must be, ठीक, proportional to negative sign of displacement, proportional to negative sign of displacement from mean position, proportional to negative sign of displacement from mean position, proportional to negative sign of displacement from mean position, जो मीन पोजीशन है उसके डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव साइन के क्या होगा बेटा, प्रोपोर्शनल होगा। हो जाएगा। सेकंड करना बेटा, इन एंगुलर एसएचएम, ये था इन लीनियर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम, इन एंगुलर एसएचएम, एंगुलर का मतलब बेटा हो गया ये, अगर हम लोग थीटा के टर्म में बात करते हैं, स्टडी करते हैं, किसके टर्म में करते हैं, थीटा के टर्म में, तो यहाँ भी जैसे जैसे आप थीटा की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे बेटा जो वहाँ पे फोर्स की जगह पे यहाँ पे हम लोग टार्क ले लीजिए, क्या कहेंगे हम लोग, टार्क की जो रिक्वायरमेंट होगी, टाउ इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ, ठीक, तो किसी चीज को रोटेट करने के लिए हम लोग वहाँ पे फोर्स की जगह पे क्या बोलते हैं, टार्क, तो यहाँ पे फोर्स आकर उससे रिस्टोरिंग टार्क कह लेंगे, क्या कह लेंगे, टार्क, ठीक, और अगर हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स के टर्म में बोलेंगे तो कंडीशन जो आपका टूवर्ड सेंटर होता था वो फोर्स कहलाएगा, और डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या कहलाएगा, फिर टार्क कहलाएगा। तो जो रिस्टोरिंग टार्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव साइन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसे ही जब हम लोग यहाँ बात करेंगे बेटा, यहाँ पे जब आप बात करोगे तो जो टाउ होगा, टार्क होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ क्या होगा, थीटा के, ये थीटा जैसे जैसे इंक्रीज करोगे वैसे वैसे टार्क की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन क्या होगा, टूवर्ड सेंटर रहेगा, ठीक, तो टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, थीटा के होगा, थीटा इंक्रीज करेंगे तो रिक्वायर्ड जो टार्क आपका होगा या जो रिस्टोरिंग टार्क वहाँ डेवलप होगा उसकी वैल्यू हमारी इंक्रीज करेगी, तो लिखिएगा द रिस्टोरिंग टार्क, और एक्सीलरेशन के टर्म में करेंगे तो माइनस के थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है, द रिस्टोरिंग टार्क acting on the particle, the restoring torque acting on the particle should always be proportional to the displacement of the particle, always be proportional to the displacement of the particle from mean position, ऐसे कर ले, ऐसे प्रोपोर्शनल टू एंगुलर कर लेना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट में जाए क्या, क्योंकि एंगल रोटेट हो रहा है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करें ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, and directed towards the equilibrium position, directed towards the equilibrium position।
हो गया, दिखा दीजिए। बन गया बेटा। आगे लिखिएगा, अगर हम लोग जो अपने यहाँ एक्सप्लेनेशन है एसएचएम के लिए बेटा, आपने बोर्ड में भी पढ़ा होगा कि एक पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक, तो उसका जो फूट होता है, फूट मतलब पाथ, वो आपका एसएचएम करता है। पार्टिकल ही एसएचएम करेगी, पार्टिकल तो आपका क्या पीरियोडिक मोशन करेगी, बट फूट ऑफ द पार्टिकल विल बी क्या, कैसे क्या करेगा, ऑसिलेशन जो आपका होगा उसके फूट का, उसे हम लोग कह लेंगे एसएचएम कहेंगे। कैसे जरा देख लो बेटा, जैसे कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है बेटा, मान लो सर्कुलर पाथ पे आपका मूव कर रहा है, ये पार्टिकल है, ठीक। अगर ये सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, कैसे मोशन कर रहा है बेटा, सर्कुलर पाथ पे, यहां से ये चलना शुरू करेगा, मान सेंटर पोजीशन वो है अपनी, ये पॉइंट ए है, यहाँ से बी पॉइंट तक पहुँच रहा है। अगर ये एंगल थीटा है, डेल्टा थीटा है, जो भी आपने ले लिया, ठीक, थीटा एंगल आपका मूव किया, ठीक है, डेल्टा थीटा ले लीजिए, जिस भी टर्म में आप पढ़ लीजिए, तो इसे डेल्टा एस कह लीजिएगा, इसे आर कह लीजिएगा, ठीक। देखो फूट, ये पार्टिकल है बेटा, पार्टिकल यहाँ से चल के यहाँ पहुँच रही है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड की वैल्यू क्या है आपका, कांस्टेंट है। इस कंडीशन में जो पार्टिकल का यहाँ पे जो पार्टिकल है, इसका फूट, फूट मतलब जो सेंटर लाइन को मिलाने वाला जो आता है उसी को फूट कहते हैं, ठीक। तो इस समय इस पार्टिकल का जो फूट है वो ये वर्जिन सेंटर पे है, अभी इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है बेटा। जब ये पार्टिकल चल के यहाँ से यहाँ तक डेल्टा थीटा या डी थीटा एंगल को रोटेट हुआ, देखो इसका फूट जो आपका होगा वो इस पोजीशन से चल के यहाँ पे पहुंचा, यानी कि फूट में जो डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया, इस पोजीशन से हमारा मान लो ये डिस्प्लेस किया इतने डिस्टेंस तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अगर एंगल थीटा ही ले लीजिए, अगर एंगल हम लोगों ने थीटा लिया था, क्या लिया था बेटा, थीटा, अगर आपने एंगल थीटा लिया था, ठीक, उस कंडीशन में क्या होगा, यहां से जब करोगे तो ये एंगल थीटा है, तो दिस एंगल आल्सो क्या होगा, थीटा होगा, ठीक। तो उस केस में अगर इसके एम्पलीट्यूड के टर्म में लेते ए ले लिया, अगर इसका एम्पलीट्यूड हमने ए ले लिया आर के बजाय, यहाँ पे एम्पलीट्यूड आपने क्या ले लिया, ए है, तो ये वैल्यू भी हमारा यही होगा, रेडियस तो हर जगह सेम सेम होता है। इनके जब कंपोनेंट करोगे इधर वाला, तो ए कॉस थीटा और वाई की वैल्यू यहाँ जो आएगी वो ए साइन थीटा के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। देखो भाई, ए का ए साइन कंपोनेंट कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर वाला क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट हमें मिल रहा है y इक्वल टू ए साइन थीटा के बराबर होगा, ठीक। अब जरा समझना, जो पार्टिकल है बेटा अभी ए से बी तक पहुंचा, मान लो ये पॉइंट हमने सी डी ई और फिर अगेन रिटर्न बैक टू ए आ रहे हैं। जब पार्टिकल ए टू बी पहुंचा था तो यहाँ से इसका फूट सेंटर से चल के इस पोजीशन तक चला, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। जब पार्टिकल हमारा ए से चल के बेटा सी तक क्या करेगा, पहुंचेगा, तो पार्टिकल का जो फूट है यहाँ से चल के यहाँ तक पहुंचेगा, होगा ना। फिर अगेन पार्टिकल बी से चल के डी, सी से चल के डी तक आएगा, तो ये फूट फिर से रिटर्न बैक कहाँ, ओरिजिन पे आएगा। और जब ये डी से चल के रिटर्न बैक ई पे आएगा, तो फूट फिर से डाउनवर्ड आया यहाँ पे, और ई से जब ए पे पहुंचा तो ये फूट फिर यहाँ से रिटर्न बैक यहाँ पहुंचा। अब जाके एक साइकिल पूरा हुआ। एक साइकिल जो आपका होता है भाई, यहाँ से चलेंगे यहाँ पहुंचेंगे तभी तो एक साइकिल होगा ना। उस एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए फूट ऑफ द पार्टिकल विल बी, देखो ओ टू सी
सी टू ए, जब ये यहाँ पहुँचा तो ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, ये यहाँ से यहाँ आया बेटा, ये रिटर्न बैक फिर से ओ पे आया, और जब डी से ई पे आ रहा तो ये फिर से कहाँ पे आ गया, ए पे, और ई से जब ए पे जा रहा तो रिटर्न बैक फिर से ये यहाँ आ गया। तो ये एक साइकिल इस तरह से पूरा होता है, मतलब 4 पार्ट में, कितने पार्ट में, 4 पार्ट में जाके एक साइकिल हमारी क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। तो जब इस 4 पार्ट में हमारी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है तो वो कंडीशन आपका जो होगा, इसी को हम लोग फूड के मोशन क्या बोलेंगे, एसएचएम बोलेंगे। इसके मोशन को नहीं बोलेंगे, जिससे तो क्या है, पीरियडिक मोशन है, एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट करेगा, तो पार्टिकल का मोशन पीरियडिक होगा, जबकि इसके फूड का मोशन क्या बोलेंगे हम लोग, एसएचएम होगा, यानी सिंपल हार्मोनिक होगा। बात समझ में आया। तो अपने यहाँ जो डिस्क्रिप्शन है बेटा वो इसी का होता है कि पार्टिकल अगर कोई किस पे सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो उसका जो फूट आपका होगा वो एसएचएम करेगा। देखो दिया होगा बेटा, एनसीईआरटी है, ये कंडीशन आपकी होती है। ठीक, वाई इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी, अगर वर्जिन से ले रहे हैं, किसी एंगल से लेंगे पहले से, तो वहाँ से आपका उसके टर्म में लिया जाएगा। ठीक, तो ये होता है। अब अलग अलग पोजीशन पे हम लोग क्या करेंगे, उसका कैसे क्वेश्चन डिस्क्राइब करते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए फिर आपका ये हो गया बेटा। तो क्या लिखा है आपने, कुछ लिखा है कि नहीं, वो हो गया था। आगे लिखिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ एसएचएम, डिस्क्रिप्शन ऑफ एसएचएम बेस्ड ऑन सर्कुलर मोशन, बेस्ड ऑन सर्कुलर मोशन। अब इस पार्टिकल का अगर हमारा एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में ले रहे हैं, तो अगर एंगुलर वेलोसिटी आपका कितना है, ओमेगा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जा रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको टाइम अगर टी लग रहा है, तो थीटा की जो वैल्यू होगी ओमेगा इंटू टी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अरे भाई आपने पढ़ा होगा एंगल की, जो एंगल जो डिस्प्लेस करेगा एंगुलर वेलोसिटी इंटू क्या, टाइम, जैसे डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम पढ़ते हो ना, तो ऐसे एंगुलर वेलोसिटी होगा क्या, एंगुलर वेलोसिटी क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा एंगुलर वेलोसिटी इंटू क्या, टाइम इंटरवल हम लोग ले लेंगे। तो डायग्राम बना लीजिए तब बताएं, जल्दी करिए। बन गया बेटा। लिखना, सपोज आपने ऊपर हेडिंग क्या बनाया था, देखिए सपोज पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग, सपोज पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग सर्कुलर मोशन, particle is executing circular motion with angular velocity omega, with angular velocity omega on the circumference of the particle, या on the circumference of the circle कर लो, on the circumference of the circle, circumference of the circle। ठीक,
तो उसके पेरीफेरी यानी सर्कमफेरेंस पे पार्टिकल क्या कर रही है आपके, मूव कर रही है। ठीक, लिखिए हेडिंग बनाओ, सब हेडिंग, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। या तो एक चीज़ और लिख लीजिए तब आप बनाइए। जैसे जो डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया बेटा, किसी भी पॉइंट पे अगर आप निकालोगे तो y इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी होता है। y की वैल्यू क्या होगी, ये साइन ओमेगा टी। जैसे यहाँ से अगर डिस्प्लेसमेंट हमें लिखना है तो कितना वैल्यू आ रहा है, थीटा, और थीटा की जगह आप क्या लिख लेंगे, थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी होता है। तो y की वैल्यू हो गई ए साइन ओमेगा टी के बराबर हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपका है, वहीं नीचे लिख लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, displacement of the particle at any time t, displacement of the particle at any time t, displacement of the particle at any time t is given by क्वेश्चन मैं लिख लिया y इक्वल टू ए साइन थीटा या y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। हो गया, तो क्वेश्चन क्या बन गया बेटा, आगे लिखिएगा, यहाँ पे लिख लिया, आगे लिखो बेटा, हेडिंग करो, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इक्वेशन ऑफ क्या, एसएचएम। इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिखिएगा। अब आपको बोला गया था एसएचएम करने के लिए एफ की जो वैल्यू होती है बेटा माइनस के एक्स से क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे पार्टिकल जब जाएगा बेटा इस मेन पोजीशन से जा रहा है ना, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या कर रहा है, वेरी करेगा, और वेरी करेगा, ये बार बार एक साइकिल पूरा करेगा तो टू एंड फ्रो क्या करेगा, मूव करेगा। तो मोशन को हम लोग क्या करेंगे, एसएचएम कहेंगे। ठीक, अब कंडीशन क्या हो रहा है, वाई की वैल्यू आपने लिखा है ए साइन ओमेगा टी, वाई आपका डिस्प्लेसमेंट है, ए आपका एम्पलीट्यूड है। ठीक, ए क्या है आपका, एम्पलीट्यूड है। तो जैसे जैसे आपका क्या करोगे, यहाँ से रोटेट करेंगे, वैसे वैसे वाई की वैल्यू हमारी क्या करेगी, चेंज होगी। जब वाई की वैल्यू यानी साइन ओमेगा टी की वैल्यू जब यहाँ ओरिजिन पे रहेगा तो ये जीरो होगा, जीरो होगा तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। ठीक, वाई की वैल्यू क्या आएगा, जीरो। जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 आएगा तो उस कंडीशन में वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, एक इक्वल हो जाएगा। वाई की वैल्यू क्या आएगी, एक इक्वल आ जाएगी, पीक तक पहुंचेगा। जब हम लोग क्या कहेंगे, फिर से रिटर्न बैक सी से डी पे आएगा। कहाँ से रिटर्न बैक, अगर ये सी से कहाँ आ रहा है आपका, डी पे आ रहा है, तो जब सी से ये डी पे आएगा तो ये फिर से आपका क्या हो गया, पीक से फिर से कहाँ आएगा, जीरो पे एंगल बनाएगा, तो ये फिर से आपका जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपका टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी हमारी चेंज होगी। टाइम बदलने के साथ साथ जो डिस्प्लेसमेंट आपका होगा उसका वैल्यू भी क्या करेगा, आपका बदलता रहता है। अब बातें ये आता है कि कैसे हम लोग वहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे एसएचएम। तो एसएचएम के लिए बेसिक क्राइटेरिया होता है कि जो फोर्स उस पर लग रहा है या एक्सीलरेशन जो डेवलप होगा वो निगेटिव साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर होना चाहिए। अगर वो निगेटिव साइन के बराबर है तब तो आपका होगा क्या होगा, वो एसएचएम करेगा। अगर निगेटिव साइन के बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में वो एसएचएम नहीं करेगा। यानी एसएचएम करने के लिए ऑलवेज जो आपका एक्सीलरेशन है पार्टिकल का, ठीक, वो नेगेटिव साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे क्या, वो एसएचएम करेगा। अगर ऐसा कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है तो एसएचएम आपका नहीं करेगा। ठीक, तो क्या लिखा आपने बेटा नीचे, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एक मिनट, ऐसे आइटम डिस्क्रिप्शन है कि वैसे ही दे दिए हैं। चलिए 40 बहुत दिया भी नहीं है आपको, बहुत उसकी वो भी नहीं है।
बहुत सारी चीज़ें रिमूव कर दी गई। ओके बेटा, तो यहाँ से हम लोग कहेंगे बेटा कि जब हम लोग इक्वेशन की बात करेंगे कि इक्वेशन कैसे आपका होगा, तो अलग अलग कंडीशन देखो, एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगा, एक हम लोग वेलोसिटी इक्वेशन कहते हैं, एक आपका एक्सीलरेशन, तीन चीज़ें हम लोग लिखते हैं। तो जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कहेंगे तो y इक्वल टू क्या, a sin ओमेगा टी होगा। जब वेलोसिटी के लिए करते हैं, अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू 1 के बराबर होगा, साइन ओमेगा टी की वैल्यू, तो वहाँ पे y इक्वल टू क्या आएगा, a के बराबर आएगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो आपका होगा वो a के बराबर होगा। अगर इसी को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए टाइम के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो नीचे आपने लिख लिया बेटा, देखिएगा, सिंस displacement of particle, since displacement of particle is given by, हम लोग इसी के बेस पे डिस्क्राइब कर रहे हैं बेटा अभी, is given by इक्वेशन y इक्वल टू a sin ओमेगा इंटू टी, y इक्वल टू a sin ओमेगा इंटू टी। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, y की वैल्यू क्या है, a sin ओमेगा टी के बराबर है। अब ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता है, ओमेगा वैल्यू क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू कितना होता है बेटा, 2 पाई अपॉन टी। ठीक, तो यहाँ से करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगा बेटा a sin 2 पाई अपॉन टी इंटू क्या, स्मॉल टी। हम लोगों ने पढ़ा होगा क्या अपने साइन कर्व। ठीक, तो यहाँ पे जब t की वैल्यू 0 रखेंगे वर्जिन पे, एट वर्जिन जब पार्टिकल वर्जिन पे होगा तो स्मॉल t का मान 0 होगा, तो y की वैल्यू आएगा बेटा a साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू 0। ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और साइन 0 की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कितना मिलेगा, 0 हो जाएगा। ठीक, यानी कि वर्जिन पे जब हम लोग पार्टिकल को लेंगे तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारी 0 आती है। वर्जिन का मतलब ये पोजीशन बेटा, यहाँ पे है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अभी इधर गया ही नहीं तो 0 हो गया। ठीक, जब यहीं पे हम लोग टी इक्वल टू क्या ले रहे हैं, 0, ये वर्जिन पोजीशन हम लोग ले रहे हैं। ठीक, दूसरा होगा एट टी इक्वल टू टी बाई 4। देखो पूरा टाइम पीरियड अगर हमारा कैपिटल टी है, पूरा टाइम पीरियड कितना है आपका, कैपिटल टी है बेटा, तो उस कंडीशन में यहाँ से ए से, यानी ए से सी तक जाने का जो टाइम पीरियड होगा टी बाई 4, सी से डी तक जाने का भी टी बाई 4, तो यहाँ से पूरा यहाँ तक जाने का ये भी टी बाई 4 है, ये भी टी बाई 4 है, और ये भी क्या होगा, टी बाई 4। अब अगर ए से सी तक जाने टी बाई 4 है तो ए से डी तक जाने कितना होगा, टी बाई 4 प्लस टी बाई 4, 2t बाई 4 हम लोग कह लेते हैं, या उसी को t बाई 2 कह लोगे। और जब a से लेके आप e तक जाने का टाइम लेंगे तो t बाई 4, t बाई 4, t बाई 4, 3t बाई 4 हो गया। और a से रिटर्न बैक a आने का फिर से t बाई 4 जोड़ोगे, 4t बाई 4 मतलब 4 4 कैंसिल, t के बराबर हो जाएगा। तब ये जाके एक साइकिल आपकी बनती बेटा, ये जाके क्या बनेगा, कंप्लीट आपका 1 साइकिल आपका यहाँ से फॉर्म होता है। तो एट t इक्वल टू कितने पे, t बाई 4 पे जब लिखेंगे तो y की वैल्यू आएगा a साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी बाई क्या 4। देखो ये टी कैंसिल और 2 2 जा 4, पाई बाई 2, पाई का मान 180, 180 अपॉन 2 मतलब 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू साइन 90 1। ठीक, तो वैल्यू आएगा y इक्वल टू a साइन 90, साइन 90 मतलब 1 हो गया, तो a के बराबर आएगा। इस केस में पार्टिकल यहाँ से चल के आपका यहाँ पे पहुँच जाएगा, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, y इक्वल टू a के बराबर हो गया। तीसरा कंडीशन करेंगे एट t इक्वल टू टी बाई 2। जब t की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे बेटा, t बाई 2 रखेंगे, तो y की जो वैल्यू मिलेगा ये साइन 2 बाई टी इंटू टी बाई 2। देखो टी कैंसिल, 2 2 कैंसिल, साइन पाई, पाई मतलब 180, और साइन 180 की वैल्यू फिर अगेन क्या आएगा 0, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा। भाई y इक्वल टू ये साइन लिखा है ना, तो इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, फिर से 0 आ जाएगा। अगला कंडीशन एट t इक्वल टू 3t बाई 4। अगर t की वैल्यू बेटा आपका 3t बाई क्या है 4 के बराबर है, तो यहाँ से करेंगे y इक्वल टू
ए साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी टी बाई 4। देखो टी टी कैंसिल, 2 जा 3 पाई बाई 2 मतलब 270। कितना आएगा? 270। और 270 के साइन 270 वैल्यू बेटा -1 होता है। कितना होता है? -1 होता है। तो यहाँ से करेंगे y इक्वल टू आएगा माइनस ए आएगा। y इक्वल टू -ए का मतलब मीन लाइन से देखो नीचे यहाँ पे पहुँच गए आप। यहाँ से देखो पहले यहाँ थे, यहाँ से चले यहाँ पॉजिटिव, फिर ओरिजिन पे आए 0, फिर यहाँ निगेटिव में आ गए -ए। ठीक, फिर कंडीशन अगला होगा एट टी इक्वल टू टी वाई इक्वल टू ए साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू साइन 2 पाई मतलब 360, और फिर से 360 वैल्यू 0, तो वाई इक्वल टू 0। अब जाके एक साइकिल कंप्लीट हुआ बेटा। ये पूरा कितना कंप्लीट हुआ आपका? 1 साइकिल। अब 1 साइकिल में अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिखाएं क्या बनेगा उसका अगर वेव फॉर्म में, तो देखो y है, ये टाइम है। हम लोग ओरिजिन से चलना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ओरिजिन पे सब कुछ 0 0 लिया जाता है। ओरिजिन पॉइंट पे सारे कंपोनेंट क्या लेते हैं हम लोग? 0 0। यहाँ से चलोगे देखो t इक्वल टू 0, यहाँ t की वैल्यू भी 0 होगा और डिस्प्लेसमेंट y भी 0 है। फिर हम बना दे रहे हैं, तभी पोजीशन दिखा दे रहे हैं। देखो ठीक, अब देखो यहाँ पे ये वर्जिन पे t इक्वल टू 0 है। चलो कि बेटा हाफ साइकिल पर t बाई कितना? 4। फिर यहाँ लोगे t बाई 2, यहाँ पे आएंगे तो 3t बाई 4, यहाँ पे आया तो t। अब जाके एक साइकिल पूरा हुआ। ऐसे बार बार ये रिपीट होगा। तो अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रा करेंगे बेटा एसएचएम करते समय, तो वाईटी ग्राफ जो है इस तरह से हमें मिलेगा। अगर इसी को आप रिपीट करना चाहोगे तो ये ग्राफ बार बार ऐसे सेम फेज में क्या करेगा? रिपीट होता रहेगा। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में क्या कहलाता है? आपका ग्राफ कहलाता है। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक, इसी को हम लोग क्या कह लेंगे? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहते हैं। ठीक, तो क्या कहाँ पे लिखा था बाबू? बना लीजिए ऐसे। नोट कर लीजिए। बेटा जब देख क्या हो कि सबसे पूछ लो मैम कितने 4 बजे से क्लास लेंगे या 3:45 से? 4 से ले तो अभी बढ़ा दिया जाए, टाइम है। हाँ बैठिए तो पढ़िए, कौन टेंशन है। हाँ बेटा ये, अरे भाई यहाँ से आप चल रहे हो, ठीक, यहाँ से यहाँ तक जाने का t/4 लगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आने फिर t/4, तो t/4 t/4 2t/4 हुआ। अब यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ तक चलने की t/4, तो t/4 प्लस t/4 प्लस t/4 कितना हो गया? 3t/4। तो यहाँ पे रखा एट t इक्वल टू 3t/4, y इक्वल टू ये साइन 2 पाई बाई टी इंटू 3t/4। ये 2 2 कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया आपका, सॉरी 2 2 और टी कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे 3π/2, और 3π/2 का मतलब हो गया 270 डिग्री, और साइन 270 की वैल्यू -1 होता है, तो वहाँ पे -1 रख लिया। कहीं गड़बड़ किए होंगे, देख लीजिए। सर 3/2 बचेगा ना? हाँ 3π/2, बचेगा 3π/2, 3 π/2
पाई मान 180, 180/2 मतलब 90, 90 गुणे 3 बराबर 270। ओके बेटा, ओके बेटा। अब अगर हम लोग वेलोसिटी निकाल लें बेटा, तो v इक्वल टू होता है dy/dt। डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा, मिलेगा ना। ये तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। अगर वेलोसिटी की बात किया जाए, वेलोसिटी आप पार्ट के लो, तो हम लोग चूंकि सिंस y इक्वल टू आपका है a साइन, y इक्वल टू कितना है? a साइन ओमेगा इंटू टी। y की वैल्यू जो है बेटा ये साइन ओमेगा इंटू टी के क्या है आपका? इक्वल है। तो यहाँ से जब a साइन ओमेगा टी है और आप रखोगे बेटा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे सिंस v इक्वल टू होता है dy/dt। वेलोसिटी जो होता है डिस्प्लेसमेंट के क्या, किसके? टाइम रेट के क्या होगा? इक्वल होगा। तो उस केस में dy/dt, y की वैल्यू रख दो बेटा, d/dt, y की वैल्यू होगा a साइन ओमेगा इंटू टी। ए साइन क्या हो गया? ओमेगा इंटू टी। इसको जब डिफ्रेंशिएट करते हैं साइन ओमेगा टी को टाइम के साथ में, तो आपका ओमेगा क्या करेगा? पहले आ जाएगा, और साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है? कास में। तो ए ओमेगा क्या? कास ओमेगा टी के क्या हो जाएगा आपका? बराबर हो जाएगा। ए ओमेगा कास ओमेगा टी के क्या हो जाएगा आपका? बराबर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब वेलोसिटी हम लोग लिखेंगे बेटा, तो उसी की जो वैल्यू हमारी आएगी ए ओमेगा कास ओमेगा टी के बराबर होगा। अब वहाँ पे वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करके, उसमें वैल्यू क्या करके आपने सब्स्टिट्यूट करके वहाँ से हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या रिलेशन मिलेगा। तो देखो वैल्यू होगी v इक्वल टू ए ओमेगा कितना? कास ओमेगा इंटू टी। ठीक, कास ओमेगा इंटू टी के बराबर हो गया। तो ये कंडीशन होता है। इसी को रिकन्वर्ट अगर करना चाहते हैं, ठीक, इसी को रिकन्वर्ट करना चाहेंगे बेटा, तो यहाँ पे अगर हम लोग जो डायग्राम पीछे अभी देखा था, देखो यहाँ पे थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होगा, और कास थीटा इक्वल टू हम लोग पढ़ते हैं क्या बेटा? परपेंडिकुलर साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपन हाइपोटेन्यूज। तो इस वाले का बेस कितना होगा? अगर हम लोग इसको बात किया जाए बेटा, तो उस केस में यहाँ पे क्या आएगा बताओगे? आपने जैसे साइन थीटा, या आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। तो उसके टर्म में कन्वर्ट करिए, या तो यहाँ से जैसे आपने बनाया है, तो ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये बेस का काम करेगा। अगर एंगल
बहुत स्मॉल होता है तो ये वैल्यू हम लोग जो लेते हैं यहाँ पे आके जो कट करेगा ये इसके एम्पलीट्यूड के क्या ले लेते हैं, बराबर ले लेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ से जब हम लोग डिनोट करते हैं बेटा कि अगर हम लोग वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेलोसिटी को, तो ये वैल्यू हो गया y इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी के क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर वेलोसिटी का क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं तो y की वैल्यू v की वैल्यू कितनी हो गई, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और कॉस ओमेगा टी को अगर साइन के टर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं भैया, साइन के टर्म में लिखने चाहें तो कुछ लिख सकते हैं या नहीं, कॉस को अगर साइन के टर्म में लिखना हो तो कुछ लिख सकते हैं। अरे आपने पढ़ा होगा, ठीक, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, पढ़ा है, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा पढ़ा है कि नहीं। तो कॉस थीटा की जगह कर लो उल्टा, साइन 90 प्लस क्या कर लीजिए थीटा, थीटा की जगह पाई बाई टू, थीटा की जगह क्या ले लीजिए आप, पाई बाई टू ले लीजिए। तो उस कंडीशन में क्या ले लेंगे, उसी को हम लोग लिख सकते हैं साइन क्या पाई बाई टू प्लस ओमेगा इंटू टी। तो यहीं से हम लोग कन्वर्ट इसे कर लेंगे बेटा, साइन ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं बेटा v इक्वल टू ए ओमेगा, ये हो जाएगा हमारा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, साइन ओमेगा टी प्लस कितना पाई बाई टू, यानी साइन 90 प्लस कितना थीटा इक्वल टू कॉस, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कहा था। तो कॉस थीटा की जगह पे हमारा हो गया साइन 90 प्लस थीटा, और थीटा की वैल्यू 90 वैल्यू कितना होता है, पाई बाई टू होता है। तो यहाँ से आपने इक्वेट कर लिया। अब वहाँ पे जब डायग्राम के बेस में हम लोग रखेंगे तो जो आपका साइन क्या 90 प्लस थीटा यानी कॉस थीटा की वैल्यू आएगी, वो वहाँ से रिलेट जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे बेटा, तो रिलेशन जो हमारा बनता है, ठीक, वो आएगा ए ओमेगा, इसी की वैल्यू जो आएगी वी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, तो नीचे लिखेंगे आर करके, आर वी इक्वल टू ओमेगा, इनकी जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जाता है अंडर रूट, ये ए एम्पलीट्यूड है बेटा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मेन फार्मूला जो मिलता है, फार्मूला थोड़ा याद रखिएगा, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे y डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा एम्पलीट्यूड है, यहाँ लिखेंगे ठीक, एट t इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू जीरो पे y की वैल्यू कितना मिला था, जीरो। अभी पीछे देखो t की वैल्यू जब जीरो रखा गया था, y की वैल्यू जीरो मिला था, तो y जीरो होगा तो v की वैल्यू हमारा क्या मिलेगा वहाँ पे, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर को बाहर करो तो a इंटू ओमेगा, ये वैल्यू मैक्सिमम होता है बेटा। इसका मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी जो पार्टिकल की होती है वो मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा, मीन पोजीशन पे। जब पार्टिकल कहाँ पे होगा, मीन, जैसे आप झूला झूले हो तो जब इसको हम लोग ले जाके एंड तक ले जाते, फिर जब वापस आता तो जब बीच में पहुँचता है तो स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो मैक्सिमम मिलेगा। ठीक, यहाँ नहीं मालूम होगा तो लिख लेना, यहाँ पे ए एम्पलीट्यूड है, ये क्या है एम्पलीट्यूड है, और वाई जो होता है डिस्प्लेसमेंट है बेटा, वाई क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये पहला कंडीशन बन गया इस, और दूसरा हो जाएगा एट टी इक्वल टू टी, आप ले लीजिए टी बाई क्या 4 लेता था, तो y की वैल्यू हमारा a के बराबर आ गया था, t इक्वल टू टी बाई 4 पे y की वैल्यू क्या आएगा a के बराबर। तो यहाँ से b की वैल्यू आप रखोगे तो b की वैल्यू बेटा आएगा कितना, इस फार्मूले में रखिएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, वाई की वैल्यू भी ए के बराबर है, तो ये वैल्यू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो, यानी वेलोसिटी की वैल्यू जो होगी वो आपका जीरो मिलता है। क्या मिलेगा, जीरो। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचने पे वेलोसिटी जीरो होती है, और मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है मैक्सिमम होता है ए ओमेगा के बराबर होता है। तो इसी के बीच में आपका पार्टिकल क्या करेगा, एक बार एक्सट्रीम पे जीरो, मीन पे ए ओमेगा, इन्हीं के बीच में पार्टिकल की वेलोसिटी हमारी वेरी करती है। ठीक, जीरो से लेके ए ओमेगा के क्या बीच में आपका पार्टिकल की वेलोसिटी क्या करेगी, लाई करेगी। नोट कर लीजिए।
हो गया, आगे कर लीजिएगा। एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल, acceleration of the particle, acceleration of the particle। जब एक्सेलेरेशन की बात करेंगे बेटा, एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल, हम लोग जानते हैं बेटा ए वी की वैल्यू है वी इक्वल टू ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आया है, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आया है, ठीक। एक्सेलेरेशन ए इक्वल टू होता है बेटा डी वी अपान कितना, डी टी। तो डी अपान डी टी, वी की वैल्यू है बेटा ए ओमेगा साइन ओमेगा इंटू टी। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल कितना आएगा, साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा कास ओमेगा टी आता है बेटा, क्या आएगा, साइन का जब करेंगे सॉरी ये ओमेगा कास ओमेगा टी आया था ना, उल्टा हो गया, रुक जाओ बेटा, ये ओमेगा क्या आया था यहाँ पे, कास ओमेगा टी, ये ओमेगा कास ओमेगा टी। तो कास ओमेगा टी को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आएगा। तो पहले से ओमेगा है और एक ओमेगा और आएगा, तो ए ओमेगा स्क्वायर और साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो वैल्यू आएगी बेटा हमारा एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन कैपिटल ए से दिखा ले रहे हैं बेटा, क्योंकि हम लोगों ने एम्पलीट्यूड को किससे लिखा है, एम्पलीट्यूड को स्मॉल ए से लिखा है, तो एक्सेलेरेशन को आप कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, ठीक। किससे कम कर ले रहे हैं, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। तो एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू आएगी, देखो यहाँ से डिफरेंस करेंगे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कितना, साइन ओमेगा इंटू टी, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा इंटू टी के बराबर आएगा, ठीक। और यही चीज़ें जो आपकी होती हैं, जब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर क्या, साइन ओमेगा टी, ये बेसिक रिलेशन हमारा हो गया, क्या हो गया, बेसिक फार्मूला आपका हो गया माइनस ए, ठीक, इस कितना ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब कंडीशन क्या होता है, इसको जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो वही वैल्यू मिल जाता है ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई के क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा, ठीक। और जो वैल्यू मैक्सिमम आप रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा डिस्प्लेसमेंट का, ए के बराबर, और जब मिनिमम रखेंगे तो हमारा क्या होगा, जीरो के बराबर आएगा, ठीक। तो यहाँ से दिखा लेते हैं, नोट कर लीजिए। यहाँ पे भी टी इक्वल टू जब जीरो रखोगे बेटा तो ए की वैल्यू क्या होगी, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा एट टी इक्वल टू जीरो पे, ठीक। तो वैल्यू हम जब रखते हैं बेटा तो वहीं पे क्या, टी इक्वल टू जीरो रखेंगे, साइन जीरो, तो वैल्यू आपकी जीरो हो गई। और जब हम टी इक्वल टू क्या रखेंगे, वहाँ पे आपकी वैल्यू जब रखा टी की वैल्यू हमारा टी बाई टू होगा, तो वहाँ पे ओमेगा वैल्यू टू बाई टी रखेंगे, तो वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा ए ओमेगा। यानी कि अगर इसी को कन्वर्ट कर लिया जाए तो ए इक्वल टू आएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन 2 पाई अपान क्या, कैपिटल टी इंटू टी। इस रिलेशन को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे बेटा तो एट टी बराबर कितने पे, जीरो पे, तो पूरा फैक्टर जीरो, तो एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल क्या मिलेगा, जीरो। यानी मीन पोजीशन पे जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू होती है वो क्या रहेगी, पार्टिकल की जीरो रहेगी। और जब हम लोग करेंगे एट टी इक्वल टू कितने पे, टी इक्वल टू टी बाई 4 पे, तो ए की जो वैल्यू मिलेगी बेटा, यहाँ पे टी बाई 4 करोगे तो 1 मिलेगा, तो ये आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। इसका मतलब जब एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका पार्टिकल होगा तो उसके इसमें क्या एक्सेलेरेशन मैक्सिमम आएगा, लेकिन साइन क्या रहेगी, निगेटिव। निगेटिव का मतलब कहाँ की तरफ, मीन पोजीशन की तरफ। और जब हम मीन पोजीशन पे पहुँचेंगे तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो मीन पोजीशन पे एक्सेलेरेशन जीरो होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू मिलेगी वो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए के बराबर आ जाएगा,
ठीक। तो वेलोसिटी मीन पे मैक्सिमम, एक्सीलरेशन एक्सट्रीम पे मैक्सिमम। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, यानी कि इसका मतलब ये हो गया बेटा, ठीक, कि यहाँ पे ए की वैल्यू जो होगी प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या होता है, माइनस ऑफ वाई होता है। वाई किसी भी पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, ये तो हमारा क्या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो ए की वैल्यू माइनस ऑफ वाई के क्या होगा, बराबर होगा। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन की वैल्यू आपकी इंक्रीज करती जाती है। हो जाएगा, कर लेंगे। चलिए, तो ये तो कंडीशन आपका हो गया बेटा, इतना हो गया। कल फिर आगे क्लास तो कल ही है ना।